नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ कि क्या सियासी मुद्दों की तलाश में हंगामा हो रहा है। ये बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक की बात हो रही है, और सड़क पर भी जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग का जो एसआईआर का मुद्दा है, यानी कि गहन पुनरीक्षण का, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का, उस पर क्या सियासी मुद्दे की तलाश में यह हंगामा हो रहा है, इसकी पड़ताल करेंगे, खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ आज सबसे पहले। और उसके बाद आज बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। पिछले 15 साल में करीब 7,000 कंपनियां पश्चिम बंगाल से निकल गई। तो क्या वहां विकास पर राजनीति भारी है? क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक से बढ़कर एक कार्ड खेलती रहती हैं, कभी बांग्ला कार्ड, कभी कुछ और, इस तरह की चीजें आती रहती है, लेकिन उद्योग धंधे, विकास, इन सब में पश्चिम बंगाल पिछड़ता जा रहा है। और उसके बाद आज बात करेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कितने मुरीद हैं, और खासतौर पर विपक्ष में। कभी शरद पवार तारीफ करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे तारीफ करते हैं, बड़े बड़े नाम जो विपक्ष में हैं, जिनको आलोचना करनी चाहिए, करते भी हैं, लेकिन सीएम फडणवीस की गाहे बगाहे जबरदस्त तारीफ करते हैं। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर हुए रवाना। पहले पड़ाव में ब्रिटेन के दौरे में पीएम स्टारमर के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा फोकस। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेश किए 2 विधेयक। तो राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस सभापति ने किए खारिज। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी हमलावर, बार बार सदन की कार्यवाही को बाधित करने की मंशा पर उठाए सवाल। विपक्ष पर लगाया लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदलने का आरोप, कहा बेवजह और बेबुनियाद है ये विरोध। पश्चिम बंगाल से ममता सरकार के दौरान 6,688 कंपनियों के जाने को बीजेपी ने बनाया बड़ा मुद्दा। दूसरी तरफ हिंदुओं को खुश करने के लिए दुर्गा आंगन बनाने का जो ममता सरकार का फैसला है, उस पर बीजेपी ने पूछा, अब क्या हिंदू धर्म गंध धर्म नहीं है क्या? और महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस के विपक्ष में कई बड़े फैन। शरद पवार ने भी अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सबसे मेहनती मुख्यमंत्री बताया। तो उद्धव ठाकरे ने भी फडणवीस की तारीफ में पढ़े कसीदे। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब आज की खास चर्चा सबसे पहले करेंगे खास मेहमानों के साथ। और वो खास चर्चा आज हमारी है कि क्या सियासी मुद्दों की तलाश में हंगामा हो रहा है बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक। क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर जमकर आज भी हंगामा किया। तो स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप सड़क का व्यवहार संसद में कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। उधर बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी एसआईआर को लेकर उधर भी हंगामा जारी रहा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। तेजस्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सलाह के बाद भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, नागरिकता तय करना नहीं। तो सीएम नीतीश कुमार ने सदन में ही तेजस्वी यादव को बिहार में आरजेडी के शासनकाल की याद दिला दी। सीएम ने कहा, तुम्हारे पिताजी और माताजी साथ में थे, पहले क्या था और उसके बाद से 20 साल में क्या हुआ। चुनाव होगा तो हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के सामने जाएंगे। तुम तो बहुत बच्चे थे, पटना शहर में कोई शाम को नहीं निकलता था, क्या बुरा हाल था। सवाल यह है कि अगर लालू राबड़ी के राज में एसआईआर हुए तो वो सही था, और तो आज फिर कैसे गलत हो सकता है।
तेजस्वी शायद इस बात को जानते हैं कि चुनाव आयोग ने बिंदुवार सुप्रीम कोर्ट के हर सवाल का जवाब हलफनामा दाखिल करके दे दिया है। फिर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के बजाय सड़क से लेकर सदन तक भ्रम क्यों फैला रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। के माध्यम से तो उनको उस पर भी शिकायत है, तो छिट भी आपकी पट भी आपकी नहीं चलेगा। और अभी हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि अखिलेश यादव ने मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक की तो विवाद हो गया। अखिलेश की मस्जिद में हुई बैठक को लेकर भाजपा के प्रवक्ता एसएन सिंह ने चुटकी ली और कहा कि अखिलेश को एक ही धर्म अच्छा लगता है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि अखिलेश जी कहां जाते हैं और क्या करते हैं। सवाल ये है कि अखिलेश जी को अगर मस्जिद अच्छा लगता है तो मंदिर क्यों नहीं अच्छा लगता है, अगर मुहर्रम अच्छा लगता है तो कांवड़ क्यों नहीं अच्छा लगता है, अगर ईद अच्छी लगती है तो होली क्यों नहीं अच्छा लगता है, अगर बकरीद अच्छी लगती है तो कुंभ क्यों नहीं अच्छा लगता है। सवाल ये होता है कि अगर अखिलेश यादव जी को एक धर्म अच्छा लगता है, दूसरा क्यों अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा जाए कि अखिलेश यादव इनडायरेक्ट जिहाद चला रहे हैं, इसलिए बार बार हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस विवाद पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सफाई दी और कहा कि हम आस्था वाले लोग हैं। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिसमें कि आप देखें कि विपक्ष की जो राजनीति है वो बिहार विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर संसद तक चल रही है, और इस राजनीति में कहीं ना कहीं मुद्दों को तलाशने की एक तड़प दिखाई पड़ रही है। बिहार में तो वैसे भी विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन वो तड़प संसद के अंदर तक दिखाई पड़ रही है। आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ रहा है। सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सौरभ सिकदर जी। साथ में उत्पल वल्लभ जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते आपको भी उत्पल वल्लभ जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मुद्दों की तलाश की तड़प है वो बिहार से लेकर के और यहाँ संसद भवन तक दिखाई पड़ रही है विनोद जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए इतना तो समझ में आता है कि अब आपको किसी चीज़ से आपत्ति है, लोकतंत्र है, कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत बात है। आप संसद में उठाइए, विधानसभा में उठाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन ये जो आजकल बहुत सारा प्रोसेस एकदम फिर रिवर्स मारता है ना। जैसे मान लीजिए हमने देखा वक्फ के दौरान भी देखा और इसमें भी देखा कि आप किसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा होता है, इसी बीच आपने सड़क का भी ज़बरदस्त प्रोग्राम बना लेते हैं और फिर वापस बैक संसद में भी पहुंच जाते हैं उस मुद्दे को लेकर। ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है क्या कि जो असली मुद्दे हैं उसमें उसके साथ जन भावना के साथ विपक्ष को मुद्दा तलाशने में, तालमेल बिठाने में कुछ ना कुछ कहीं जिसे कहते हैं ना कि ट्यूनिंग नहीं हो पाना, वो नहीं हो रहा है क्या? लाल जी, तो ये तो आपका सवाल का जवाब तो सिर्फ इतना ही है कि एक डर दिखा के सियासत में एक भ्रम पैदा करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर लगता है कि ये हमारी राजनीति का सबसे बड़ा आधार है तो ऑब्वियसली वो ये काम करते हुए दिखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके आज की रिपोर्ट में जी कि चुनाव आयोग का दावा है कि 52 लाख मतदाता जो थे बिहार के मतदाता सूची में उनको हटा दिया गया है। अब उस 52 लाख में 18 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मृत पाए गए हैं। उसमें 27 लाख लोग जो हैं वो बिहार के अपने जो एड्रेस था उनका वो जगह से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं, अलग जगह नौकरी में या बिहार के अलग जगह में शहरीकरण के बाद वो पलायन किए हैं अपने गांव से, अपने इलाके से, वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि ये 52 लाख किसके वोटर हैं जिसके लिए इतना बड़ा ये आप देख रहे हैं कि 3 दिन से मॉनसून सेशन में आप पूरा हंगामा प्रश्नकाल में लोकसभा में कर रहे हैं और सांसद को एक सुचारू रूप से चलने की उसकी कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। विधानसभा में आपने देखा, बिहार विधानसभा में मानसून का सत्र का ये 3रा दिन है और वो SIR के इस हंगामे में भेंट चढ़ गया। तो अब सवाल ये है कि आप किसको मैसेज दे रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं।
मैसेज आपका साफ है कि आप एक डर की सियासत बना रहे हैं कि ये 52 लाख जो लोग हैं, जिसमें 18 लाख लोग मृत पाए गए हैं, क्या उनकी नागरिकता छीनी जा रही है? या फिर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक खास समुदाय जो है उसको इस वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है? वो समुदाय कौन है? अगर ये कहें कि अगर इसमें से जो इलीगल माइग्रेशन है और जो घुसपैठ है, अगर उसको फिल्टर करने की एक कोशिश है, एक पहल है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दिक्कत है? ठीक है। क्या ये देश है या धर्मशाला है? ठीक है कि आप जब चाहें जो यहाँ आया अतिथि देवो भव में और वो वोटर भी बन जाए, नागरिक भी बन जाए। तो सवाल है कि आप जब इस बिंदुवार जितने सवाल पूछा है उसका वो हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दायर कर दिया है, तो क्या 28 जुलाई को आपको इंतजार नहीं करना चाहिए? या आपको इलेक्शन कमीशन ने जो याचिका अभी अपना जो हलफनामा दिया है उसमें जो आपको लगता है विसंगतियां है तो आपको भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाहिए? ठीक है। इसके बजाय आप विधानसभा सदन में बिहार से लेके पटना से लेके दिल्ली तक जो आप माहौल बना रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों को डरा रहे हैं सीएए की तरह कि नागरिकता छीन जाएगी। आप वही लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि चोरी करी गई। ठीक है, मैं जरा इसको और बढ़िया से जो आपने बात उठाई है विनोद जी, उस सवाल को लेके उत्पल जी के पास चलता हूं। उत्पल जी, मुझे ये बताइए, मान लेते हैं फिलहाल करीब करीब 52 लाख मतदाता के बारे में चुनाव आयोग कह रहा है कि उसमें 18 लाख नहीं रहे अब इस दुनिया में, 27 लाख हम जैसे लोग बिहार से बाहर हैं। तो मैं तो खैर वोटर लिस्ट से नाम कटवा कर आया था, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग नाम नहीं कटवा पाए हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये चिंता तो फिर बीजेपी को भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 18 लाख लोग नहीं रहे, 27 लाख लोग माइग्रेट कर गए हैं और भी चाहे जिन वजहों से जो नहीं पाए गए हैं, ये चिंता सभी पार्टियों की होनी चाहिए। लेकिन ये चिंता सिर्फ आपकी क्यों दिखाई पड़ रही है? वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा वर्ग है जिसको लेकर आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा चिंता की बात आपके लिए है चुनाव आयोग के इस संवैधानिक एक्सरसाइज से? बताइए उत्पल जी। लालचंद जी, मामला है कि अभी विशेषज्ञ जी भी बता रहे थे, आप लोग भी इतने दिनों से चर्चा चल रही है, कई एक बार आप अपने टीवी पे यह चर्चा कर चुके होंगे। जी जी। ये असल में ये ना लोकतंत्र की हत्या, ये बिहार जो है ना लोकतंत्र की जननी है, और ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयोगशाला बनाए हैं, धर्मशाला नहीं बनाए हैं। किन्हीं की बाप का यह देश नहीं है कि कोई धर्मशाला बनाएंगे। इसलिए इन शब्दों को ठीक से रखना चाहिए। और एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं, ये अगर ये अडानी अंबानी की चिंता ये करेंगे तो गरीबों की चिंता कौन करेगी? जरा इस वीडियो को देख लीजिए, ये बीबीसी का रिपोर्ट है। ऐसा है कि इस तरह की रिपोर्ट जो है, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पक्षों की तरफ से, पक्ष में और विपक्ष में, इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, एक के बदले में 10 दिखाई पड़ जाए। आ रहा हूँ सौरभ जी आता हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ सौरभ जी। किसी को धर्मशाला देंगे? सौरभ जी थोड़ी देर में आता हूँ। जननी को ही लोकतंत्र की हत्या का प्रयोगशाला मैं एक बात उत्पल जी, एक बात आपसे समझना चाहता हूँ। तेजस्वी जी ने कहा कि गरीबों का वोट, उनका वोट काटा जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या चिराग पासवान के वोटर गरीब नहीं है क्या? जीतन राम मांझी जी के वोटर गरीब नहीं है क्या? जेडीयू के वोटर गरीब नहीं है क्या? बीजेपी के वोटर गरीब नहीं है क्या? मैं वही समझना चाहता हूं कि आप ही लोग विरोध क्यों कर रहे हैं और किस वर्ग के लिए ये विरोध कर रहे हैं? बताइए। ये मेरे वोटर है। लालचंद जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये वीडियो जिनका है वो मेरे वोटर है। वोटर किसी का रजिस्टर्ड नहीं होता है। कोई नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वोटर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई रजिस्टर्ड करा ले। जी, किसी का भी इस देश में से नाम कटता है जो जुनून है, वो सबकी चिंता करनी चाहिए। ऐसा कहीं होता है क्या कि वोटर किसी का संपत्ति है जो रजिस्टर्ड होता है? मैं वही कह रहा हूं कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपकी बातों में दम है, आपकी तरफ से, जानते हैं कितने लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं? जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में इस पर कितनी व्यापक सुनवाई चल रही है। तो क्या हम सभी को क्या कहा लालचंद जी? लालचंद जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चुनाव आयोग को क्या परामर्श दिया? जरा उस पर जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल मैं बता दूंगा। तीनों डॉक्यूमेंट का नाम लेकर कहा कि क्या इसको शामिल कर सकते हैं क्या, और
क्या इसको आप शामिल कर, तो चुनाव आयोग ने उस पर पूरी तरह से शपथ पत्र दाखिल करके कहा है कि तीनों डॉक्यूमेंट को हम शामिल अकेले डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं कर सकते, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर कर सकते हैं। तीनों का अलग अलग कारण बताया है कि आधार को अकेले डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मान सकता, वोटर आई कार्ड को अकेले डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मान सकता, और इसी तरह से राशन कार्ड को लेकर के भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया। कैसे दरकिनार कर दिया? सुप्रीम कोर्ट तो अभी सुनवाई कर ही रही है। कोर्ट के निर्देश को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई कर ही रही है। चुनाव आयोग के शपथ पत्र पर सुप्रीम कोर्ट जवाब भी देगा। सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई निर्देश या फैसला देना होगा सुप्रीम कोर्ट देगा, इसलिए अभी इंतजार करना चाहिए। ना तो प्रवक्ता है और इन लोगों से मैं जवाब भी नहीं लेना चाहता हूं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ये लोग नहीं है। सच बात है, सच बात है। आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग सभी का है, आपका भी है चुनाव आयोग, मैं वही कह रहा था। ठीक है सौरभ सिकदर जी, टाइमिंग पे सवाल नहीं उठाया। ठीक है सौरभ सिकदर जी बताइए। सौरभ सिकदर जी, ये बिहार में ये चल रहा है, गरीब वोटर के पक्षों पे कभी आप बात किए? किस चीज पर बताइए ना? जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताया। किस चीज पर? सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं पे जो बोला, सलाह दिया चुनाव आयोग को, कभी ये सत्ताधारी पक्ष या ऐसा विश्लेषक लोग उस सलाह पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है वो जरा बताइए। आधी अधूरी बात नहीं कीजिए। उस सलाह पर चुनाव आयोग ने तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में, मैं वही बता रहा था, तीनों डॉक्यूमेंट पर बिंदुवार बताया है कि क्यों नहीं इसको शामिल कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनल सुनवाई करेगा, दिक्कत कहां है? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि चुनाव आयोग ने गलत कहा है तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा या फैसला देगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है। हाँ लाल संदीप, सुप्रीम कोर्ट ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप बिहार में चुनाव सर पर है, कैसे कर लेंगे? कर तो दिया उन्होंने, कहा पिछली बार 2003 में भी 31 दिन में ही किए थे सर, अभी फिर कर लेंगे 31 दिन में। कर दिया, कर लेंगे नहीं, कर दिया। गलत रिपोर्ट है जी। अच्छा गलत रिपोर्ट है, ठीक है। सौरभ सिकदर आइए, ठीक है सौरभ सिकदर जी आइए। सौरभ सिकदर जी बताइए, बिहार में जो चल रहा है उससे तो सबसे ज्यादा लगता है कि पश्चिम बंगाल में धड़कनें तेज हैं आपके यहाँ। क्या है कि ये आजकल एनडीए जोट का फिर से मीटिंग का चर्चा हो रहा है लोकसभा चुनाव के बाद। तो एक घर में जैसे ही वो बोलता है ना कि पुलिस पहुंच जाता है तो दूसरे घर में भी हलचल शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए देखिए, जैसे अभी उत्पल जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था कि बिहार गणतंत्र का जननी है। बिल्कुल है, बिल्कुल बिहार गणतंत्र का जननी है। इसीलिए शुद्धिकरण भी बिहार से ही शुरू होना चाहिए। हम तो भारत माता बोलते हैं ना, माँ बोलते हैं देश को। बिहार को भी गणतंत्र का जननी बोलना है तो सबसे पहले शुद्धिकरण अपने घर से ही शुरू होना चाहिए। तो दूसरी बात है, देखिए लालचंद जी, ये वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो रहा था। सबसे ज्यादा चिंता तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को होना चाहिए था, क्योंकि सत्ता में हम है और इसी वोटर से हम चुन के आए थे। हमें क्या जरूरत था वोटर लिस्ट चेंज करने के लिए? लेकिन हम जो है चुनाव प्रक्रिया का शुद्धिकरण चाहता है, और पिछले दिनों से जो चलते आ रहे वोटर लिस्ट में मिलावट, जैसे मैं आप ऐसे बहुत लोग हैं, हम बंगाल से, आप बिहार से, लेकिन हम कहीं बाहर रहते, दिल्ली रहते, कहीं रहते, ऐसे बहुत लोग हैं जिसका 2-2 जगह वोट रह गया। बिल्कुल। तो इसीलिए ये शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि जिनका मृत्यु हो गया है, ऐसे देखिए हम बंगाल से आ रहा हूं उत्पल जी, आ रहा हूं बंगाल में तो ये चीज को लेके हम लोग बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, जो मृत व्यक्ति है उसका वोट जो रूलिंग पार्टी है वो डाल देता है। उत्पल जी के सौरभ जी उत्पल जी के एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर क्यों आ जाते हैं बार बार? उनका सवाल है उत्पल जी का, बताइए आप जवाब। ये चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो हम नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। लेकिन तर्क जिस विषय को लेकर मैंने पूछ दिया उत्पल जी आपका सवाल उनको पूछ दिया मैंने। हाँ बोलिए बोलने तो दीजिए, सौरभ जी तो सुन लीजिए। सौरभ जी, उत्पल जी अब जवाब सुन लीजिए, आप ही का सवाल मैंने उनको पूछ दिया है। बोलिए सौरभ जी, जवाब तो सुन लीजिए। सवाल नहीं किया है।
हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उसके साथ साथ भारत का नागरिक भी है। तो हम भी चाहते हैं नागरिक होने के नाते ये मेरा भी हक है, मेरा देश का जो चुनाव प्रक्रिया हो वो क्लियर हो, जो वोटर लिस्ट हो जेन्युइन हो, जो जेन्युइन वोटर हो वो वोट दे पाए। क्यों बोलते हैं अपना धर्मशाला बना दिया, जैसे लगता है कि आपके पास का किसी को धर्मशाला बना के रख दिया। आप अगर आप विरोध नहीं करते, अगर आप भी बोलते कि जेन्युइन वोटर को वोट देना चाहिए और वोटर लिस्ट में संशोधन होना चाहिए, मृत व्यक्ति है जिसका नाम काटना चाहिए, तो आज ये डिबेट ही नहीं होता। क्योंकि आप सीधे उंगली हमारे ऊपर उठा रहा है, तो इसीलिए मेरा फर्ज है मेरे पार्टी के तरफ से मेरा ये जवाब देना, इसीलिए हम जवाब दे रहा है। लालचंद जी, हाँ बोलिए। लालचंद जी, हाँ, यदि आपके रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट पे होंगे तो बिहार में आप कुछ बिंदुओं पे पता कर लीजिएगा। पहली बात, जो परसेप्शन बनाई जा रही है कि हम लोग वोटर रिव्यू के खिलाफ हैं, हम लोग वोटर रिव्यू के खिलाफ नहीं है, हम लोग फर्जी मतदाता के मतदान में बने रहने के खिलाफ पक्ष में नहीं है। पहले तो ये जो एक माइंडसेट कर रहे हैं, इसको आप लोग निकाल दीजिए। दूसरी बात, हम लोग क्या रहे हैं, इस बात को देखिए, जो चुनाव आयोग भी, सुप्रीम कोर्ट भी सही मान रही है। हम लोग कह रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो बढ़िया से हो, उसमें कोई भी लोग छूटे नहीं। इसके जो प्रोसेस और प्रक्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात। तो उसमें कुछ बिंदु है, उस बिंदुओं पे आप खुद चुनाव आयोग से आप लोग मांग लीजिए रिपोर्ट की, उन बिंदुओं पे ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। बिंदु नंबर 1 मैं कह रहा हूं, घर घर जाकर सबके घर में इलेक्शन फॉर्म दिए या नहीं दिए, इसका एक पूरी अच्छी तरह से वो रिपोर्ट दे। दूसरी बात की, आप पावती रसीद दिए कि नहीं दिए, बीच में रोकूंगा, मैं आपको बीच में रोकता हूँ। सुनिए, आपत्ति करेंगे, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। उत्पल जी आपके पास वापस आ रहा हूँ, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। देखिए, आपको मैं बीच में इसलिए रुक रहा हूँ, उत्पल जी आ रहा हूँ, उत्पल जी आपके पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जो बिंदु बार उठा रहे हैं, आपको मैं एक सवाल देखता हूँ कि आपके, सुनिए मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए, आप लोगों में भ्रम फैलाइए, आप यहाँ बैठ के आप भ्रम फैला देंगे, ये हम आपको थोड़ी बताने देंगे। आप सीधे सुनिए, आपके 49,000, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, घर घर पहुंचना चाहिए। आपके 49,000 कार्यकर्ता PLA हैं जी, ये तो सिर्फ आरजेडी के 49,000 कितना मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए आप, 49,000 आपके PLA हैं जो इस PLO के साथ मिलकर घर घर जा रहे हैं जी, फॉर्म भरवा रहे हैं जी, लोगों का तस्दीक कर रहे हैं जी। आप पूरे का अगर BLA देखे पॉलिटिकल पार्टीज का, कांग्रेस के साथ में आपके महागठबंधन का, तो 1.25 लाख से ज्यादा लोग हैं। और वो पार्टी कार्यकर्ता, आप जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं उसी ग्राउंड रिपोर्ट की बात करता हूं, मैं भी उधर से ही आया हूं। और वहां BLA के आपके और BLO के साथ मिलकर 2.25 लाख लोग हैं। और 2.25 लाख लोग हर पोलिंग एजेंट बूथ से लेके एक लोगों के घर पहुंच के उसको एक व्यक्ति की तस्दीक करता है जी, उसको मदद करता है जी। आप लोग गलत बयानबाजी करते हैं कि एक जगह आपके BLA वहां पे फॉर्म भरवा रहा है और नेता सदन में बैठ के हंगामा कर रहा है। यहां राहुल गांधी कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। तो भाई आपके BLA वहां क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपके वहां पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि आपका ये मुद्दा नहीं चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में आपने SIR के खिलाफ में बंद का आयोजन किया था जी। पटना छोड़ के आपके कहीं भी लोगों ने इस बंद का समर्थन नहीं किया जी। अगर लोगों का वोट कटा होता तो वहां पटना में अभी तक आंदोलन बिहार में लोग किए होते। किस जिले का नाम बता दिए जहां 5 लोग खड़े होके इलेक्शन कमीशन का विरोध कर रहा हो। ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में एक माहौल बना रहे हैं जी। और ये माहौल आपको सियासत में महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप चुनाव आयोग पे एक तरह से उसको बेईमान बता के आप अगर पहले दिन से इसका अभियान शुरू कर रहे हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि लोग समझ रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं। विनोद जी, आंकड़ों का कैसा आईना आपने दिखा दिया। उत्पल जी चले गए उन आईनों को देख करके, ऐसा आपने आंकड़े पेश कर दिए। उत्पल जी निकल निकल लिए आपने ऐसा आईना सामने रख दिया आंकड़ों का कि उत्पल जी निकल लिए। खैर, अब मैं जरा सा बदलता हूं।
सौरभ जी बताइएगा जरा, अगर अखिलेश यादव जी मस्जिद के अंदर एक मीटिंग कर लेते हैं तो क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं हम आस्था वाले लोग हैं, कर ली मीटिंग, कर ली। नहीं, बिल्कुल उनका आस्था तो हो सकता है, लेकिन वो मीटिंग तो मंदिर के अंदर अगर हम करते हैं, यहाँ तो आपत्ति है आपकी, है ना? ये आपत्ति है आपकी, आपत्ति ये है। और नहीं, जब हम किसी मंदिर पे कोई मीटिंग करते हैं, कि मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं, कि प्रतिष्ठा में जाते हैं, तो सबसे पहले बार तो उसी के साइड से आता है। दूसरी बात है, देखिए मस्जिद में मीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव वो सेट करना चाहता है, क्या वार्ता देना चाहता है वहां मीटिंग करके, क्या मीटिंग करने के लिए मस्जिद में बैठा गया था, कि कोई वार्ता देने के लिए मीटिंग का मस्जिद में मीटिंग बुलाया गया था? यह देखने वाली बात। ये बिल्कुल आपको लग रहा है कि भाई मीटिंग किस लिए थी, और वो मीटिंग कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं हो जाती अगर मस्जिद के अंदर होती है? विनोद जी, ये जो सवाल है सौरभ जी का कि भाई कभी मंदिर में भी मीटिंग कर लो, अगर मस्जिद के अंदर करते हो, आस्था वाले लोग, अखिलेश जी ने कहा हम आस्था वाले लोग हैं, तो वो आस्था कहीं और भी दिखना चाहिए, वो आस्था अयोध्या के राम मंदिर जाकर भी दिखनी चाहिए, वो तो दिखती नहीं विनोद जी, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। ये मजबूरी है अखिलेश यादव का कि वो इस पे अब सफाई दे रहे हैं। जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था लाल जी, तो बीजेपी की तरफ से पहला रिएक्शन इसमें यही था कि क्या मस्जिद किसी के पार्टी का ऑफिस है? आप राजनीतिक चर्चा के लिए अपने सांसद के साथ में वहां जाते हैं जी, और वहां मस्जिद में बैठ के आप उसकी चर्चा करते हैं, तो ऑब्वियसली एक राजनीतिक दल के रूप में आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। तो अब पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में होनी चाहिए, ना कि किसी मस्जिद के अंदर में होनी चाहिए। ये सवाल का जवाब अगर अखिलेश यादव आस्था से देते हैं, तो उनके लिए ये पूछा जाएगा कि क्या ये आस्था आपको राम मंदिर के लिए नहीं है? यही क्या ये आस्था आपका ये आस्था आप अभी तक राम मंदिर नहीं गए? ये आस्था क्या आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए नहीं है, जहां हर साल कम से कम 3 करोड़ लोग आते हैं? तो क्या आप उस 3 करोड़ के आस्था में आपका कोई विश्वास नहीं है? लेकिन आप जब मस्जिद में जाके एक पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, तो ये सवाल आप पे उठेगा कि आप किस सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, किस संविधान को लेके आप यहाँ बाएं दाएं लोगों को दिखाते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो ये सेकुलरिज्म का उपहास है जी, और ये सेकुलरिज्म का उपहास है, इसलिए बीजेपी के इस तीखी रिएक्शन के बाद वो इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं कि ये आस्था है, बीजेपी वाले आस्था नहीं मानते हैं। यानी कुल मिलाकर के बात बिल्कुल साफ है, सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण नहीं चलेगा, अगर कीजिएगा तो फिर तो लोग सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सिकदर जी जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि वहां विकास बिल्कुल हाशिए पर चला गया है। बाकी सारे मुद्दे आ रहे हैं, बाकी सारी बातें आ रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में विकास, उद्योग धंधे, कारखाने, कंपनियां, ये सब धीरे धीरे और ज्यादा गायब हो रही हैं। इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अभी वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। इसी में जोड़िए, दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि विकास काफी पीछे चला गया है और राजनीति में बाकी सारी चीजें हो रही हैं, यानी कि वहां पर विकास पर भारी राजनीति है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार के दौरान उद्योग धंधों का बुरा हाल है। राज्य में पहले सीपीएम और अब टीएमसी ने उद्योग धंधे को चौपट कर दिया है। साल 2011-12 से लेकर अब तक 6,688
करीब करीब 7,000 कंपनियां पश्चिम बंगाल से बाहर चली गई। और इनमें से देखिए गई कहां हैं। 1,308 कंपनी महाराष्ट्र चली गई बंगाल छोड़कर, 1,297 दिल्ली आ गई, 879 उत्तर प्रदेश चली गई, 511 छत्तीसगढ़ और 423 गुजरात चली गई बंगाल छोड़कर। दरअसल राज्यसभा में कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने एक सवाल के जवाब के बारे में यह सारी जानकारी दी है। राज्यसभा के सांसद और भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने यह सवाल पूछा था, तो उसी के जवाब में बोला गया। पश्चिम बंगाल में देखिए साल 2011 में ही ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता में आई थी और उसी समय से लेकर अभी तक के ये आंकड़े हैं। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता में विकास के बजाय लगता है बाकी सारे मुद्दे हैं, बस विकास नहीं है। आए दिन पश्चिम बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के बड़े बड़े आरोप लगते रहते हैं। ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठियों और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आरोप तो आम हैं, लेकिन जरा देखिए दूसरी तरफ भी खेलती है ममता बनर्जी। संतुलन बनाने की कोशिश में कई बार ममता सरकार अन्य मुद्दे भी उठाती रहती हैं। अब सीएम ममता का हिंदुओं को खुश करने के लिए दुर्गा आंगन बनाने का फैसला आया है। अभी जगन्नाथ यात्रा वाला आपने देखा ही होगा। तो बीजेपी ने इस दुर्गा आंगन को लेकर कहा हिंदू बेवकूफ नहीं है, और ममता से यह भी पूछ लिया क्या अब हिंदू धर्म गंध धर्म नहीं है क्या। दरअसल इसलिए पूछा क्योंकि ममता ने ऐसा कहा था। हाल ही में घुसपैठियों को बचाने के लिए बांग्ला भाषा कार्ड खेलने का भी टीएमसी पर आरोप है। ममता बनर्जी ने खुलकर बोली है ये बात। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों से सांप्रदायिक टकराहट और दंगे की तो खबरें आती ही रहती हैं। मुर्शिदाबाद मालदह से हाल की खबरें आएंगी। राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, पुलिस और प्रशासन पर निकम्मेपन के आरोप लगते रहते हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल से इतनी भारी संख्या में उद्योग धंधों का कंपनियों का चला जाना आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर वो गए क्यों। लेकिन टीएमसी इसको अलग ट्विस्ट देती है क्योंकि वो अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहती है मुद्दे को। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने केंद्र और भाजपा सरकार पर बांग्ला भाषा पर आक्रमण करने का आरोप लगाया। বাংলা ভাষার উপরে আক্রমণ হচ্ছে, এ আমরা মানব না। এই কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি যেখানে পাচ্ছে বাঙালিদের ধরে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে দিচ্ছে, বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করছে। গুয়াহাটি থেকে পশ্চিম বাংলার মানুষ যে এখানে রয়েছে তাকে নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে, উড়িষ্যা থেকে নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে। এই অমিত শাহ কি ভাবছে কি বাঙালিদের ভয় দেখানো যায়? বাঙালিকে জানে না। বাঙালি কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম 1 নম্বর জায়গায় স্বাধীনতা আন্দোলন রয়েছে। গুজরাট ছিল না ওখানে। और बंगाल भाजपा की नेता अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि टीएमसी बांग्ला भाषा के नाम पर फेक नैरेटिव फैलाने का काम कर रही है। आज हमारा अधिकार रोहिंग्या और अनुप्रवेशकारियों को दिया जा रहा है, आज वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम काटा जाए। तो ये असलियत है, वो बांग्ला भाषा को सामने रखकर ये नैरेटिव प्ले करना चाहते हैं। तो बंगाल को लेकर ये जो रिपोर्ट आई है ये अपने आप में बहुत कुछ राज्य की स्थिति को बता रही है। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए। प्रसेनजीत बख्शी, प्रसेनजीत, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर अपने स्कूल के दिनों के बचपन को हम लोग याद करें, बहुत सारे लोग जो आपको लगता है कि आज के ज़माने में माइग्रेशन जो है वो दिल्ली की तरफ या सूरत की तरफ होता है, एक ज़माना था जब सारे माइग्रेशन जो है बंगाल की तरफ होते थे। इतने ज़्यादा उद्योग धंधे हुआ करते थे। पहले 50,000 से भी ज़्यादा यूनिट सीपीएम के दौरान, वामपंथियों के दौरान बंद हो गए, उनके वो तथाकथित ट्रेड यूनियन के चक्कर में। और अब ममता सरकार को लेकर यह रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट यह बता रही है दादा कि पश्चिम बंगाल में लगातार मान के चले करीब करीब 5 दशक हो गए, 50 साल से उद्योग धंधों को बिल्कुल चौपट कर दिया, जिसमें 15 साल ममता जी का भी है। लालचा, देखिए 18 तारीख दुर्गापुर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे और इत्तेफाक से दुर्गापुर हिंदुस्तान की एक स्टील सिटी के नाम पर, एक इंडस्ट्रियल सिटी के नाम पर जाना जाता था। और इत्तेफाक से मेरा बचपन और 22 साल उम्र तक मेरा भी जिंदगी उसी दुर्गापुर का मिट्टी पे मैंने बिताया जी। तो इस बार मैं जाके ना वहां पे थोड़ा सा मेरा नॉस्टैल्जिक कुछ वीडियो बना रहा था, इधर उधर घूम के हमारी सोशल मीडिया में डालने के लिए।
तो मैं आपको बताऊं कि 18 तारीख अपने भाषण में प्रधानमंत्री जिस तरह से डेवलपमेंट के बारे में बताया ना, उन्होंने बताया था कि एक समय पे यहाँ पे लोग होते थे जो जिनको बैंक माना जाता था जी। द्वारकानाथ ठाकुर की नाम उन्होंने लिया था, जिनको बैंक माना जाता था, जिन्होंने पूरे दुनिया से बिजनेस को बंगाल के लिए लाया था। उन्होंने डॉक्टर कादम्बरी का नाम लिया है, जो हिंदुस्तान की पहला महिला एलोपैथिक डॉक्टर। तो इन्होंने इस तरह से अपने बात को रखा था। और मैंने जो अपना वीडियो बनाया था मेरे अपने लिए, मेरे दर्द को दिखाने के लिए अपने सोशल मीडिया पर, और दिखाया था कि वहां पे जो फैक्ट्रीज हुआ करता था वहां पे जंग लगा हुआ, कुछ लोहे का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है, खंडहर हो गया होगा, बिल्कुल खंडहर बन गया है। जो टाउनशिप्स है, जिस घर पे जिस क्वार्टर में हम लोग रहते थे, वहां का दरवाजा और खिड़की लोगों ने खोल खोल के बेच दिए हैं। तो ये है बंगाल की स्थिति। और जो कल कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से सवाल के जवाब में 6,688 ऐसा कुछ बताया गया है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये संख्या भी कम है। ये समझना चाहिए लालचांद कि आप जिस तरह से सो कॉल्ड ट्रेड यूनियन के बारे में वाम मोर्चे की समय की बात बता रहे थे, आप बताएं कि जिस सिंगूर आंदोलन के नाम पर ममता बनर्जी गर्व करती है, उस आंदोलन का पीछे है क्या? किसी ने कारखाना बनाने की कोशिश कर रहा था और उस कारखाने की दीवार को हर दिन गुंडागर्दी की तरह उसकी दीवार को तोड़ देना, उसकी शेड्स को तोड़ देना, यही था आंदोलन। और आंदोलन में क्या बताया गया था कि हम जमीन वापस करेंगे। अभी इसी दुर्गापुर जाने के समय पे अगर मैं वहां का वीडियो करता और भेजता कि जिस जमीन में सालों में 3 बार फसल उगाया जाता था, उस जमीन का खंडहर स्थिति क्या ममता बनर्जी ने बना दिया है अपने आंदोलन के नाम पर। टाटा को मजबूर कर दिया, इसीलिए लोग भाग के जाते हैं कि उनकी गुंडागर्दी के कारण। टाटा को मजबूर कर दिया था नैनो को साणंद ले जाने के लिए। ये तो एक उदाहरण है और ऐसे हजारों उदाहरण। लेकिन दादा, इन सब चीजों को कवर अप करने के लिए देखिए क्या होता है। कवर अप करने के लिए कभी बांग्ला भाषा का कार्ड, कभी दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन सो एक तरफ रोका जाता है, दूसरी तरफ अब दुर्गा आंगन, इसको बनाने को लेकर ममता बनर्जी का ये कार्ड, ये क्या है? क्योंकि अभी जगन्नाथ मंदिर बनाने को लेकर भी विवाद हुआ था कोलकाता के पास ही, और अब जाकर ये दुर्गा आंगन का कार्ड। ये समझ लीजिए कि ममता बनर्जी को लगा था कि जगन्नाथ की एक डुप्लीकेट इमारत बना के वो भगवान जगन्नाथ की जो धाम है पुरी में, उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करके लोगों की जो वोट है उसको आकर्षण कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री आके जब जय मां दुर्गा और जय मां काली बोल दिया ना, तो उनको लगा तब से कि ये तो गलत हो गया, अभी यहाँ पे दुर्गा और काली का सरकारी खर्चे से पैसा बनाकर कुछ बनाना पड़ेगा। ये उनको लगने लगा है, पहली बात। दूसरी बात है, जो बांग्ला की बात कह रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर यहाँ पे किसी बंगाल की किसी भी परिवार को, हम जिस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, मतलब जिस लेवल पर बिलोंग करते हैं, जिनका बेटा या बेटी पढ़ने के मौका जिनको मिला है, जो पढ़ाई किया है और उसके बाद नौकरी किया है, किसी एक को रैंडम फोन उठा के कॉल करिए और उनके बच्चा कहां पे आए। उनके बच्चे हैदराबाद में है, नहीं तो गुरुग्राम में है, नहीं तो पुणे में है, नहीं तो बेंगलुरु में है, नहीं तो नासिक में है, नहीं तो बड़ौदा में है, और किसी और दूसरे जगह नहीं है कोलकाता या बंगाल के आसपास की जहां पे उनके बच्चे ऊपर से अगर डॉक्टर बनना है, अगर इंजीनियर बनना है, तो उड़ीसा की किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके वो लोग पढ़ते हैं। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब ये है बंगाल की स्थिति। और जिस 21 जुलाई की मंच से ममता बनर्जी इतना कुछ कही थी, अगर वहां पे भी ढील मार के या किसी पत्थर फेंक के, कंकड़ फेंक के किसी भी एक इंसान तृणमूल समर्थकों को उठा लेते कि आपके बेटा या बेटी नौकरी करते हैं तो कहां करते हैं, तो मैं 100% आपको बता सकता हूं कि उसका उत्तर आपको यह मिलता कि वो बेंगलुरु में है, नहीं तो किसी पुणे या किसी दूसरे जगह पर है। तो ठीक है जी, लगता है फिलहाल दादा से संपर्क टूट गया, लेकिन सारी बातें लगभग आ ही गई हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की राजनीति हो रही है और विकास पर राजनीति भारी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया दादा आपका जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े थे। और अभी वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी तारीफ करने वाले
विपक्ष में बड़े बड़े नेता होते जा रहे हैं और इसका मतलब क्या निकलता है। बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। ब्रेक के बाद बात करेंगे। सर बिरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काय को बुरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि महाराष्ट्र की बात करने वाले हम, और खासतौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के, और वो भी उनके मुरीद के, और वो भी कहां पर, विपक्ष के नेताओं में। महाराष्ट्र की सियासत में अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रशंसकों की सूची में अब उनके बड़े बड़े विरोधियों ने भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। एनसीपी एससीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने पूछा है कि देवेंद्र फडणवीस काम करते करते थकते क्यों नहीं हैं। पवार ने देवेंद्र फडणवीस की खुलकर तारीफ की है। शरद पवार ने कहा, देवेंद्र इतनी मेहनत करते हैं पर थकते क्यों नहीं हैं। उन्होंने कहा, देवेंद्र के काम की गति बहुत तेज है। उनकी मेहनत को देखकर मेरे मन में सवाल पैदा होता है कि आखिर वह थकते क्यों नहीं हैं। और हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देवेंद्र फडणवीस के 55वें जन्मदिवस के अवसर पर राजभवन में महाराष्ट्र नायक नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया था। किताब में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के उद्धरण शामिल हैं। देखिए, जिसमें उन्होंने फडणवीस की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की है। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि फडणवीस एक अध्ययनशील और वफादार नेता है, जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत किया, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। राजनीतिक विश्लेषक उद्धव ठाकरे की इस तारीफ में कुछ और ही ढूंढ रहे हैं। अभी हाल ही में ठाकरे परिवार ने फडणवीस से उनके घर पर भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ठाकरे की इस टिप्पणी का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हम वैचारिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं हैं। मैं उद्धव ठाकरे जी का आभारी हूं। तो भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस के बारे में जो कुछ भी कहा है वो तो बिल्कुल सही कहा है। सीएम एक मेहनती कार्यकर्ता की तरह रात के 3-3 बजे तक हर व्यक्ति से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। हमारी लड़ाई विचारों की है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। शिशिर सेलार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मुंबई से। तो महाराष्ट्र भाजपा के नेता राम कदम ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। श्रीमान उद्धव ठाकरे की आदरणीय देवेंद्र जी के प्रति टिप्पणी सुनते तो कमर के नीचे कहीं ना कहीं वार करने का दुस्साहस दोनों ने भी किया था, पर देवेंद्र जी ने अपना लक्ष्य विचलित होने नहीं दिया। जन सेवा के प्रति वह सजग रहे, जागरूक रहे। 24/7 वह जो उनका अपना एक मंत्र है मेहनत करने का, वो लगातार उन्होंने रखा। और अंत में टीका टिप्पणी करने वाले भी अगर आप अपने मार्ग पर चलते रहो तो एक दिन आपकी तारीफ करते हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए तो ये बिल्कुल सुनहरा मौका है जब विरोधी भी इस तरह तारीफ करें। शिशिर सेलार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से। क्या शिशिर, कुछ इसमें पढ़ा जाए या फिर सिर्फ यही माना जाए कि नहीं चलिए ये एक जिसे कहते हैं शिष्टता है, एक शिष्टाचार है, या फिर इसमें मुंबई में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कुछ और भी पढ़ रहे हैं? क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि शरद पवार ने कुछ कह दिया, उद्धव ठाकरे ने कुछ लिख दिया। बात यह है कि पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं, कुछ बातें हैं, कुछ मुलाकातें हैं, जो इस चर्चा को और ज्यादा हवा देती हैं। कुछ चल रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो कई सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं जिस प्रकार से ये बयान सामने आया है।
हालांकि हम देखा कि अगर ये पूरा वाकया देखें तो एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन था, उस कॉफ़ी टेबल बुक में ये जिक्र जो है दोनों बड़े नेताओं ने किया था। हालांकि अब सबसे पहली बात अगर उद्धव ठाकरे की करें, उद्धव ठाकरे जो कि आलोचना करते रहे बीजेपी की पिछले कुछ दिनों से, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए, पिछले कुछ दिनों का अगर हम पूरी उनकी राजनीति देखें तो कई बार जो है उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो मानसून सत्र था, मानसून सत्र के दौरान भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे द्वारा कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस पे पहले जो तंज कसे जा रहे थे या फिर उनकी आलोचना की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं एक और रास्ता खुल रहा है। क्या ये कहीं ना कहीं अब देखने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है, विश्लेषक का ये मानना है। वही दूसरी ओर विश्लेषक ये भी कहते हैं कि शरद पवार का ये कहना अगर देखा जाए तो काफ़ी आश्चर्यपूर्ण है, क्योंकि यही शरद पवार है जो कहते कुछ और है करते कुछ और है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने तारीफ की है ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का कद कितना बढ़ चुका है राजनीति में, और इसीलिए दोनों भी नेता ये बखूबी जानते हैं और इसीलिए इस प्रकार के बयान जो है दोनों नेताओं ने किए, ये विश्लेषकों का कहना है। लेकिन शरद पवार की तरफ से अगर देखा जाए तो शरद पवार की पार्टी भी जो है बीजेपी की तरफ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं झुकती हुई भी दिखाई दे रही है, ये विश्लेषकों का मानना है। और इसके पीछे तर्क ये दे रहे हैं कि जिस प्रकार से सुप्रिया सुले हो, जो कि अगर देखा जाए राष्ट्रीय राजनीति पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी खड़ी होती है, जिस प्रकार से एक शिष्टमंडल ऑपरेशन सिंदूर के लिए विदेश गया था उसमें वो भी शामिल थी, उन्होंने भी जो है जिस प्रकार से कार्य किया उसका बखान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया था। तो ये सभी चीजें दर्शाती है कि चाहे फिर वो शिवसेना हो चाहे फिर वो एनसीपी हो, जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के किस प्रकार से संधान उनको बनाना है, इस पीछे दोनों भी नेता दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो। लेकिन जिस प्रकार से राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो वलय है वो काफी स्ट्रांग है और इसीलिए इस प्रकार के बयान जो है सामने आ रहे हैं, ये कहना कई लोगों का है। लेकिन शिशिर एक बात देखने को मिल रही है बार बार कि कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा शायद मुश्किल वाली स्थिति है कि उसके दोनों अलाइज उद्धव ठाकरे, शरद पवार दोनों तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री फडणवीस की इस तरह से, और कांग्रेस पार्टी इसमें बिल्कुल अकेली छूट जाती है पीछे। तो कांग्रेस पार्टी में क्या किसी तरह से कोई प्रतिक्रिया है कि भाई उनके जो सहयोगी हैं, उनके महाविकास आघाड़ी के बड़े बड़े सहयोगी, बड़े बड़े नेता, शरद पवार जी को तो चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का, वो देवेंद्र फडणवीस की इस तरह से खुलकर तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस को कहीं ऑन बोर्ड नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने जब इस प्रकार के बयान सामने आते हैं तो प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है आना इसमें लाजमी है, लेकिन अब तक कोई बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस की अगर बारे में देखा जाए तो बारे में नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति पे एक संदेश अगर देखा जाए तो शिंदे के लिए भी है और साथ ही साथ अजित पवार के लिए भी है। शिंदे जो कि ठाकरे से अलग हो चुके हैं और अजित पवार जो कि शरद पवार से अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग स्ट्राइक करने का प्रयास यहाँ पर जो है दोनों नेताओं द्वारा, मतलब उद्धव ठाकरे द्वारा भी और शरद पवार द्वारा भी किया जा रहा है, ये कई लोगों का कहना है। बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है कि कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये बैलेंसिंग एक्ट। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या इसको सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात, शिष्टाचार बात और शिष्टाचार लेखन तक ही मानूं या फिर कुछ और भी? क्योंकि बहुत सारी बातें, मुलाकातें हुई हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ रहे होंगे इसके पीछे। नहीं, मैं शिशिर के मैं जोड़ रहा हूँ, शिशिर ने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है जी। मैं सिर्फ ये जोड़ रहा हूँ कि शिशिर ने अभी जो पॉलिटिकल जो वहाँ एनालिस्ट हैं और राजनीतिक पंडित जो अपने अपने तरफ से देख रहे हैं, हाँ। वो स्वाभाविक देख रहे हैं। मैं सिर्फ दो घटना का जिक्र करता हूँ कि आपने देखा होगा कि 2019 में जब राजभवन में देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण किया था, तो आपने देखा कि किस तरह का वो एक माहौल बना था कि शरद पवार के सहमति से वो शपथ ग्रहण हुआ था। लेकिन 4 घंटे के अंदर में शरद पवार ने अपना रुख बदल लिया और सीधा चैलेंज देवेंद्र फडणवीस को कर दिया। तो ये दिखाता है कि शरद पवार ने जिस तरह से डीच किया था, एक तरह से पॉलिटिकली आप कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, विश्वासघात था, और उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस अपना जो संकल्प था उससे पीछे नहीं हटा। उसी में आप अगर देखिए कि 2019 के इसके बाद में इलेक्शन के साथ में कि पूरी मेजोरिटी के साथ में शिवसेना के साथ सरकार बनी थी, और अचानक उद्धव ठाकरे आ गए ये कहते हुए कि ये हमारे साथ डील है कि चीफ मिनिस्टर पहले शिवसेना का होगा, उसके बाद बीजेपी की होगी।
यहाँ भी देवेंद्र फडणवीस के साथ एक बड़ा सा वो एक धोखा था। हाँ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की शख्सियत की तारीफ करते हुए जब ये बड़े बड़े लोग शरद पवार कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो मेरी क्या उसमें ये है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उस तरह अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन भारत के राजनीति में शिशिर, देवेंद्र फडणवीस एक ऐसी शख्सियत तो जरूर आज है जो अपोजिशन के इतने बड़े कद्दावर लीडर भी उनकी तारीफ करते थकते नहीं है। तो इस देश की राजनीति में एक इंस्टेंस होना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए। आप विचार के रूप में आप चाहे आपकी जो दुश्मनी, आप एक बार अपनी एक लड़ाई हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपके वो दुश्मन नहीं है, ये बात लोगों को सीखनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस ने इसका एक मिसाल कायम किया है, और इसके लिए मैं तारीफ करता हूं। अब बाकी शिशिर बताएं। नहीं, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए उन नेताओं की भी जो ऐसे मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, है ना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मुंबई से, और विनोद जी आपका भी स्टूडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।